नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आतंकी केमिकल यूनिवर्सिटी। जी हां, ईडी के रेड से लेकर एनआईए की इन्वेस्टिगेशन रडार तक फरीदाबाद की अल-फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी पर आतंकी गतिविधियों को पनाह देने का संदेह लगातार गहराता जा रहा है। पहले यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर्स, छात्र और अब जांच के घेरे में यूनिवर्सिटी के केमिकल लेबोरेटरी है। जी हां, उससे जुड़े कर्मचारी भी हैं। इनमें से एक तो है डॉक्टर उमर नबी ही था, जिसने अपनी कार में विस्फोटक भरकर लाल किले के पास ब्लास्ट किया। अब उस धमाके में इस्तेमाल विस्फोटकों के ट्रेसेस अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से जुड़ते दिख रहे हैं। जांच एजेंसियों को ऐसे कौन से सुराग मिले जो ये इशारा कर रहे हैं कि ये मेडिकल नहीं, आतंकी केमिकल यूनिवर्सिटी तो नहीं है। आतंक का एक मॉड्यूल, साजिश के कितने डॉक्टर। खाते में डेबिट, क्रेडिट और लैब में एंट्री एग्जिट का सच। अल-फलाह की लैब से कैसे बाहर गया मिस्ट्री केमिकल। आतंक की केमिकल यूनिवर्सिटी। दिल्ली ब्लास्ट से पहले भला किसको आदेश था? इंसानों की जान बचाने का पेशा सिखाने वाली इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के कई डॉक्टर इंसानों की जान लेने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अल-फलाह की लैब में जिहाद के विस्फोटकों का टेस्ट। पढ़ाई की आड़ में क्या केमिकल ट्रांसपोर्ट होता था? दिल्ली ब्लास्ट की जांच में नया एंगल अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से जुड़ा है, जिसके आधार पर दिल्ली विस्फोट का एपिसेंटर माना जा रहा है। पहली वजह तो एनआईए की हिरासत में डॉक्टर मुजम्मिल है और दूसरा दिल्ली विस्फोट का फिदायीन डॉक्टर उमर नबी। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर कैसे बनाते थे विस्फोटक? विस्फोटकों से जुड़ी बड़ी साजिश का एक सुराग तो डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे से मिलता है, जहां पहले अमोनियम नाइट्रेट मिला, उसाद उसे पीसने वाली चक्की मिली। अब दूसरा बड़ा सुराग मिला है फिदायीन डॉक्टर उमर के बारे में। वो लैब में विस्फोटक टेस्ट करने वाले साजो सामान ले जाता था, जिसकी एंट्री और एग्जिट डेटा में गड़बड़ियां मिली हैं। अल-फलाह की लैब में गड़बड़ी, एंट्री एग्जिट का डेटा मिसमैच कैसे? केमिकल को लेकर एग्जिट और एंट्री और साथ ही ग्लासवेयर की एंट्री और उसकी खपत ना होना भी सुरक्षा बलों को चौंका रही हैं। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर उमर कई महीनों तक नाइट शिफ्ट में रहता था और जब चाहता था तब आता था और अपनी ड्यूटी नहीं करता था। इसको लेकर हायर अथॉरिटीज को यानी कि विश्वविद्यालय प्रशासन को शिकायत भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो केमिकल की खपत होती थी विश्वविद्यालय में, जो आते थे केमिकल के कैंस, उसका रखरखाव, उसके रिकॉर्ड्स आखिर कहां गायब कर दिए गए? जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब में कुछ ग्लासवेयर की एंट्री तो हुई, लेकिन इनका इस्तेमाल या टूट-फूट रिकॉर्ड में नहीं है। इसके साथ केमिकल के इस्तेमाल और उठान के डेटा का मिलान नहीं हो रहा है। लैब में ये चीजें कई बार छोटे छोटे बैच में ले जाई गई थी। जो कांच के सामान और छोटे कंटेनर बाहर ले जाए गए केमिकल के सटीक मिश्रण और स्टेबलाइजेशन टेस्टिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो सवाल है कि लैब से बाहर गए कंटेनर्स में कैसा केमिकल था? अगर उन केमिकल्स का कोई रिकॉर्ड नहीं, तो फिर इसका मकसद क्या था?
क्योंकि जांच में केमिकल के जो ट्रेसेस मिले हैं वो इशारा 10 नवंबर के ब्लास्ट की तरफ करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम और सल्फर की खरीद को लेकर सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि उसने विस्फोटकों की खरीद श्रीनगर से की गई थी और उसको बाकायदा टेरर रूट के जरिए दिल्ली मंगाया गया था। इसी विस्फोटकों के जरिए उसने हिदायतनगर और ताड़ू में जाकर अपनी प्रयोगशाला में विस्फोट किया था और उस विस्फोटकों का टेस्ट किया था। इस बात की तस्दीक सुरक्षा एजेंसियों और बम स्क्वाड के द्वारा पहले ही कर दी गई है। विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ाने वाला डॉक्टर उमर नबी पूरी जांच में अब तक रहस्य बना हुआ है। उसकी गतिविधियों का पूरा सिलसिला और मिस्ट्री केमिकल का पता लगाने के लिए एनआईए ने अब डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। क्योंकि अब तक की जांच में इतना तो साफ है कि डॉक्टर उमर का ध्यान छात्रों को पढ़ाने से ज्यादा किसी मिस्ट्री टेस्ट पर था। वो क्लास से ज्यादा लैब में काम करता था, वो भी ज्यादातर नाइट शिफ्ट में। उसके कमरे से बदबू आने की शिकायत यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से कई बार की जा चुकी थी। जब ये बात जांच के दायरे में सामने आई तो जांच एजेंसियों का शक यूनिवर्सिटी के लैब को लेकर गहराना शुरू हुआ। के जिस कैंपस में डॉक्टर उमर रहता था उसके कमरे से किसी केमिकल की बदबू आया करती थी। इसको लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों ने कई बार हायर अथॉरिटीज को शिकायत की थी, लेकिन उसके बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा वो लेट नाइट शिफ्ट में रहता था और 6 महीने तक अपने ड्यूटी से गायब हो गया था, जिसको लेकर एनआईए बाकायदा पड़ताल कर रही है। कैमरा जर्नलिस्ट राहुल राय के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, धौज, हरियाणा। दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच एजेंसियों का खुलासा, एक्शन के लिए तैयार था डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल का इंटर स्टेट नेटवर्क। आतंकियों के अलग अलग ग्रुप, हर ग्रुप का एक कमांडर और हर कमांडर का एक अलग हैंडलर। कितने कमांडर, कितने हैंडलर? दिल्ली ब्लास्ट मामले में इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बड़े अंतर्राज्यीय आतंकी नेटवर्क, हैंडलर्स की चेन और कई कोऑर्डिनेटेड हमलों की तैयारी का खुलासा किया है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया मॉड्यूल का हर आरोपी एक अलग हैंडलर को रिपोर्ट कर रहा था। मुजम्मिल का हैंडलर अलग था, जबकि ब्लास्ट करने वाला उमर दूसरे हैंडलर को रिपोर्ट कर रहा था। 2 खास हैंडलर मंसूर और हाशिम एक सीनियर हैंडलर इब्राहिम के अंडर काम कर रहे थे, जो मॉड्यूल की पूरी एक्टिविटीज को सुपरवाइज कर रहा था। ये सभी हैंडलर लेयर्स में काम कर रहे थे। मुजम्मिल के मोबाइल फोन से करीब 40 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। ये वीडियो विदेश से भेजे गए थे और सबसे बड़ी बात है कि इन वीडियोस में बॉम्ब बनाने से लेकर हमास जैसे हमले करने की तैयारी के बारे में डिटेल से वीडियो बनाया गया था और इस वीडियो को डॉक्टर मुजम्मिल कर्नल भाई और लैपटॉप भाई के नाम से अपने मोबाइल में सेव किया था। ये चौंकाने वाला खुलासा फरीदाबाद से लेकर यूपी के अलग अलग जिलों में एक्टिव आतंकियों के नेटवर्क का सुराग देता है। इसी खुफिया इनपुट के आधार पर यूपी एटीएस ने शुक्रवार को 6 जिलों में 10 से ज्यादा डॉक्टरों से पूछताछ की है। ये सभी डॉक्टर 10 नवंबर के ब्लास्ट के मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल के संपर्क में थे। जिन जिलों के डॉक्टरों से पूछताछ की गई है उनमें बहराइच, अलीगढ़, नोएडा, सहारनपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और मुजफ्फरनगर शामिल है। मुरादाबाद में 3 डॉक्टरों की गतिविधियां संदिग्ध मिलने पर गहनता से जांच की जा रही है। तीनों को राजधानी स्थित लखनऊ एटीएस मुख्यालय भी बुलाया गया है। तीनों डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल के संपर्क में थे। यूपी के कुछ डॉक्टरों का मुजम्मिल से संपर्क होना जांच एजेंसियों को नए सिरे से चौंकाता है, क्योंकि आरोपी मुजम्मिल ने 6.5 लाख रुपए में एक AK-47 राइफल खरीदी थी, जो बाद में आदिल के लॉकर से मिली थी। लॉकर में जो AK-47 मिला था वो AK-47 डॉक्टर मुजम्मिल ने 6.5 लाख रुपया में कश्मीर से खरीदी थी और वो डॉक्टर उमर को दिया था। इसके अलावा इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनके हैंडलर्स के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली है। डॉक्टर मुजम्मिल का जो हैंडलर वो मंसूर था और डॉक्टर उमर का हैंडलर हासिम था। ये दोनों इब्राहिम नाम के एक शख्स के अंडर काम कर रहे थे।
फिलहाल एटीएस ने किसी को भी हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने की पुष्टि नहीं की है। एटीएस ने डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज के घर से बरामद सबूतों को एनआईए के हवाले कर दिया है। जम्मू कश्मीर में अस्पतालों और कॉलेजों के लॉकरों के साथ साथ उर्वरक और रसायन बेचने वालों पर सख्ती शुरू हो गई है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी और निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे लॉकरों की जांच तेज कर दी है।